क्या हो अगर मैं कहूं कि 1 मिनट की एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली ध्वनि, सिर्फ एक हमिंग साउंड, किसी के शरीर की पूरी केमिस्ट्री को इस तरह बदल दे कि वो कड़ाके की ठंड में बर्फ पिघलाने लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो आपके समय के एहसास को भी तोड़ मरोड़ सकती है। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का आइडिया लगता है ना? हाँ बिल्कुल। पर ये कोई फिक्शन नहीं है। ये कैलाश पर्वत के रहस्यों से जुड़ा एक सदियों पुराना दावा है। और आज हम जिन रिपोर्ट्स और दस्तावेजों को देख रहे हैं, वो इसी दावे की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। आज का हमारा विषय कैलाश पर्वत से जुड़ी एक ऐसी ही प्राचीन तकनीक है। कुछ लोग इसे द हमिंग की कहते हैं, तो कुछ दिव्य द्वार खोलने वाला नाद। सही। और हमारा मकसद सिर्फ इन रहस्यों को एक एक करके गिनाना नहीं है, नहीं, बल्कि उस एक मुख्य विचार को समझना है जो इन सब के केंद्र में है। केंद्रित किया जाता है तो वो हमारे शरीर और शायद हमारे आसपास की दुनिया के नियमों को भी प्रभावित कर सकती है। और हम ये भी देखेंगे कि आज का विज्ञान इस बारे में क्या कहता है, कहाँ तक पहुँच पाया है और कहाँ जाकर उसकी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरूर। सबसे पहले कैलाश पर्वत की ही बात करते हैं। ये सिर्फ एक पहाड़ तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उनके मुताबिक ये दुनिया का शायद इकलौता ऐसा पर्वत है जिसकी चोटी पर आज तक कोई इंसान नहीं चढ़ पाया है। और कोशिशें तो हुई हैं, लेकिन ना चीन की सरकार, ना भारत, ना ही किसी वैज्ञानिक संस्था ने इसकी इजाजत दी है। क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, वजहें कई हैं, कुछ राजनीतिक, कुछ भौगोलिक, लेकिन सबसे गहरी मान्यता ये है कि ये सिर्फ मिट्टी पत्थर का पहाड़ नहीं है। इसे हजारों सालों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना जाता रहा है। एक्सिस मुंडी, जहां धरती और आकाश की शक्तियां मिलती हैं। बिल्कुल। और ये बात और भी रहस्यमयी हो जाती है जब हम उन 7 परतों के बारे में पढ़ते हैं। 1 मिनट, 7 परतें? ये कोई जियोलॉजिकल लेयर्स तो है नहीं? नहीं नहीं। तो जब ये दस्तावेज ऊर्जा की परतें कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये किसी तरह का एनर्जी फील्ड है? सही समझा आपने। मान्यता के अनुसार ये भौतिक परतें नहीं है, बल्कि ये चेतना के अलग अलग स्तर हैं। जैसे जैसे कोई आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठता है, वो इन परतों को पार करता जाता है। और इन परतों का सबसे बड़ा राज वहां रहने वाले तपस्वी साधुओं से जुड़ा है। हाँ, और ये कोई नई खोज नहीं है। 19वीं सदी में जो ब्रिटिश अधिकारी तिब्बत पहुंचे, तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसी चीजें दर्ज की जो उनके होश उड़ा देने के लिए काफी थी। और यहीं से हमारी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा शुरू होता है। उन ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी डायरी में लिखा कि शून्य से भी काफी नीचे के तापमान में, जहां सब कुछ पत्थर की तरह जम जाता है, कुछ साधु सिर्फ एक पतले से कपड़े में, कभी कभी तो बिना कपड़ों के, हाँ बिना कपड़ों के, बर्फ पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। ये अपने आप में ही हैरान करने वाली बात थी। लेकिन जो उन्होंने आगे देखा वो विज्ञान के किसी भी नियम में फिट नहीं हो रहा था। क्या देखा उन्होंने? उन साधुओं के शरीर ठंड से कांप नहीं रहे थे। इसके ठीक उलट, उनके शरीर के चारों ओर की बर्फ पिघल रही थी, एक गोलाकार दायरे में, जैसे उनके शरीर के अंदर कोई हीटर चल रहा हो। ब्रिटिश रिपोर्ट्स में इसे एक नाम भी दिया गया है, अनएक्सप्लेन्ड थर्मल एक्टिवेशन। हाँ, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसे समझाया नहीं जा सकता, जिसमें शरीर की गर्मी असामान्य रूप से बढ़ जाती है। उनके पास न आग थी, न मोटे कपड़े, फिर भी वे अपने आसपास के माहौल को गर्म कर रहे थे। जाहिर है हर कोई जानना चाहता था कि इसका राज क्या है। बिल्कुल। जब उन साधुओं से पूछा गया तो उन्होंने किसी लंबी चौड़ी पूजा या किसी जटिल मंत्र का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक चीज की ओर इशारा किया, 1 मिनट का नाद, 1 मिनट की ध्वनि। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही आसान लगता है। हजारों साल की तपस्या का राज सिर्फ 1 मिनट की हमिंग, इसमें कुछ तो और होगा। आपका शक बिल्कुल जायज है, और यही सवाल उन अधिकारियों के मन में भी था। तो क्या जवाब मिला? साधुओं ने समझाया कि ये कोई मंत्र पढ़ना नहीं था, बल्कि मंत्र बन जाना था। ये एक ऐसी ध्वनि थी जो गले के वोकल कॉर्ड से नहीं, बल्कि सीने की गहराई से एक कंपन के रूप में निकलती थी, बिना शब्दों के। सिर्फ एक गहरी लगातार गूंज, हाँ, जिसे आज के कुछ शोधकर्ता द हमिंग की कहते हैं। एक ऐसी चाबी जो शरीर और चेतना के किसी गुप्त ताले को खोल देती है। ठीक है, ये आस्था और अनुभव की बात हुई, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी हो सकता है? क्या विज्ञान की दुनिया में ऐसा कुछ है जो इस अनुभव की तरफ इशारा करता हो? यहाँ विज्ञान और अध्यात्म का एक बहुत ही दिलचस्प चौराहा आता है।
आधुनिक न्यूरोसाइंस इसकी एक धुंधली सी झलक दिखाता है। अच्छा, कैसे? कुछ शोधकर्ता ये थ्योरी रखते हैं कि जब कोई विशेष ध्वनि एक तय फ्रीक्वेंसी पर लगातार 60 सेकंड तक की जाती है, तो वो हमारे शरीर की एक बहुत महत्वपूर्ण नस वेगस नर्व को उत्तेजित करती है। वेगस नर्व, मैंने इसके बारे में सुना है। ये हमारे शरीर के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को शांत करती है ना? बिल्कुल। ये हमारे दिमाग को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ती है और हमारे रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को कंट्रोल करती है। जब ये सक्रिय होती है तो दिमाग की तरंगें यानी ब्रेन वेव्स एक बहुत गहरी और शांत अवस्था में चली जाती हैं, जिसे अल्फा थीटा स्टेट कहते हैं। हाँ, वही अवस्था जो गहरे ध्यान में या नींद से ठीक पहले आती है। अच्छा, तो ये ध्वनि मन को शांत करती है, ये समझ में आता है। लेकिन शरीर की गर्मी का क्या? बर्फ कैसे पिघल रही थी? यहीं पर थ्योरी और दिलचस्प हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब वेगस नर्व के जरिए दिमाग उस गहरी अल्फा थीटा अवस्था में पहुंचता है, तो वो शरीर के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। वही सिस्टम जो हमारे शरीर का तापमान, दिल की धड़कन और सांस, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। यह भी साबित नहीं हुआ है, लेकिन यह उन साधुओं के अनुभव को समझने की एक वैज्ञानिक खिड़की जरूर खोलता है। फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है: ध्वनि चेतना की अवस्था बदलती है और बदली हुई चेतना शरीर की केमिस्ट्री को बदल देती है। तो विज्ञान हमें कैसे का एक हिस्सा तो बताता है, वेगस नर्व, ब्रेन वेव्स, लेकिन जो सवाल वो नहीं समझा पाता वो ये है कि ये साधु अपने इरादे या चेतना से इस पूरी प्रक्रिया को शुरू कैसे कर लेते हैं। ये किसी स्विच को ऑन करने जैसा है, और वो स्विच वो विज्ञान की पकड़ से अब भी बाहर है। बिल्कुल, और यही असली रहस्य है। शरीर की गर्मी तो बस एक बाहरी लक्षण था, लेकिन हमारे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो बताते हैं कि इस बदली हुई चेतना का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि समय की अनुभूति पर भी पड़ता है। तो हमने देखा कि ये हमिंग साउंड शरीर की आंतरिक फिजिक्स को कैसे प्रभावित कर सकता है, गर्मी पैदा कर सकता है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका प्रभाव और भी गहरा है। क्या होता है जब ये बदली हुई चेतना की अवस्था समय जैसी मौलिक चीज की हमारी धारणा को ही बदलने लगे? यहीं पर बात टाइम वॉर्प या समय के मुड़ जाने पर आती है। और ये सिर्फ एक या दो लोगों का अनुभव नहीं है। नहीं, कई यात्रियों ने जिन्होंने कैलाश की परिक्रमा की है, अपने अनुभवों में लिखा है कि वहां समय का एहसास पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे? किस तरह से? जैसे किसी रास्ते को पार करने में जहां सामान्य रूप से 2 घंटे लगने चाहिए, वहां उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे 10 या 12 घंटे बीत गए हों। ये सुनने में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। हम सब ने महसूस किया है कि जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो समय का पता नहीं चलता, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग स्तर की बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कुछ है। हाँ, कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि परिक्रमा के दौरान उनके नाखून और बाल असामान्य रूप से तेज गति से बढ़ने लगे। क्या मतलब जैसे उनके शरीर के लिए समय बाकी दुनिया के मुकाबले ज्यादा तेजी से चल रहा हो? ठीक ऐसा ही। भौतिकी के सामान्य नियमों के अनुसार तो यह संभव नहीं है। समय एक स्थिर गति से चलता है, लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है जो हमारे स्रोत भी उठाते हैं कि अगर चेतना की अवस्था बदल सकती है तो समय की अनुभूति क्यों नहीं बदल सकती? बिल्कुल। आखिरकार समय की हमारी पूरी समझ हमारे दिमाग की ही तो देन है। ये तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर होता है ना? जब हम खुश होते हैं तो वक्त जल्दी बीतता है, दुखी होते हैं तो धीरे। सही है। बेन, क्या हम अगर चेतना की अवस्था इतनी गहरी हो जाए कि वो मनोवैज्ञानिक एहसास से आगे बढ़कर एक जैविक यानी बायोलॉजिकल स्तर पर असर डालने लगे? ये भौतिकी और अध्यात्म के बीच की एक बहुत ही धुंधली रेखा है, जहां विज्ञान के पास आज कोई ठोस जवाब नहीं है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि शायद समय उतना निरपेक्ष नहीं है जितना हम मानते हैं। और कैलाश के रहस्यों की सूची यहीं खत्म नहीं होती है। एक सबसे रहस्यमयी हिस्सा है जो रात के एक खास पहर से जुड़ा है। रात के 3 बजे की गूंज। हाँ, कई यात्रियों और वहां रहने वाले साधुओं के अनुसार रात में ठीक 3 बजे से 3:40 के बीच कैलाश के पूरे क्षेत्र में एक गहरी और लगातार हूं या ऊं जैसी गूंज सुनाई देती है। ये आवाज हवा की नहीं होती या किसी जानवर की? नहीं, ना हवा की, ना किसी जानवर की और ना ही किसी मशीन की। ये बस होती है पूरे वातावरण में फैली हुई। तो इस 3 बजे की गूंज का और उस 1 मिनट के नाद का क्या कोई संबंध है? साधुओं का तो यही विश्वास है। वो मानते हैं कि वो 1 मिनट का नाद असल में शरीर को उस ब्रह्मांडीय गूंज के साथ एक लय में लाने यानी ट्यून करने का तरीका है।
उनका मानना है कि ये नाद शरीर को एक दरवाजा बना देता है। एक ऐसा द्वार जहां चेतना भौतिक शरीर की सीमाओं से ऊपर उठती है और उस बड़ी ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाती है। बिल्कुल, इसीलिए इसे डिवाइन डोर मंत्रा यानी दिव्य द्वार खोलने वाला मंत्र कहा गया। तो इसका उद्देश्य कोई चमत्कार दिखाना या शक्तियां हासिल करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार इसका एकमात्र उद्देश्य है स्वयं को शांत करना। यहाँ स्वयं का मतलब है हमारा अहंकार, हमारी पहचान, हमारा मैं। जब चेतना उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ती है तो ये छोटा मैं अपने आप शांत हो जाता है। सही। लेकिन वो एक चेतावनी भी देते हैं। ये कोई खेल नहीं है जिसे कोई भी कभी भी आजमा सकता है, और मुझे लगता है ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है। इसे ऐसे समझिए, हमारा अहंकार या मैं एक किरदार की तरह है जिसे हम जिंदगी भर निभाते हैं। ये नाद उस किरदार पर से पर्दा हटाने जैसा है। अचानक आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ वो किरदार नहीं बल्कि वो एक्टर हैं जो उसे निभा रहा है। ये एहसास जहां एक तरफ आजादी देता है, वहीं दूसरी तरफ बहुतों के लिए डरावना हो सकता है। हाँ, जैसे अचानक अपनी पहचान खो देना। जब चेतना जागती है तो अहंकार गिरता है, और हर कोई इसके लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार नहीं होता। इसीलिए वे कहते हैं कि बिना गुरु के मार्गदर्शन और बिना अनुशासन के इसका अभ्यास खतरनाक हो सकता है। तो इन सारी रहस्यमयी कहानियों, वैज्ञानिक सिद्धांतों और साधुओं के विश्वासों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? हम इन सब से क्या सीख सकते हैं? और अगर हम इन सब चीज़ों को एक साथ देखें तो ये सिर्फ एक पहाड़ या एक मंत्र की कहानी नहीं है। ये मानव चेतना की उन असीम क्षमताओं की कहानी है जिन्हें हमने शायद खो दिया है या कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। ये बताती है कि हमारा मन और शरीर सिर्फ उतना ही नहीं है जितना हम रोजमर्रा की जिंदगी में समझते हैं। और शायद ये आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। आज हम सब तनाव में जी रहे हैं, भाग दौड़ में, एक अनजाने डर में। शायद कैलाश का ये रहस्य हमें ये नहीं सिखाता कि हम जाकर बर्फ पिघलाने लगें, बल्कि हमें कुछ और सिखाता है। ये शायद हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकना सिखाता है। सिर्फ 1 मिनट, खुद के साथ बैठना, बिना फोन के, बिना शोर के, बिना किसी भाग दौड़ के। उस 1 मिनट में अपने अंदर की उस गहरी शांति और ऊर्जा को महसूस करना जिसे हम बाहरी दुनिया के शोर में पूरी तरह भूल चुके हैं। तो ये जो 1 मिनट का नाद है, ये बाहरी दुनिया का दरवाजा बंद करके अपने अंदर का दरवाजा खोलने जैसा है। 1 मिनट के लिए दुनिया के शोर से खुद को अनप्लग करना। स्रोतों में भी कहा गया है, हर वो चीज जो समझ में नहीं आती वो झूठ नहीं होती। कुछ सच महसूस करने के लिए होते हैं, साबित करने के लिए नहीं। और कैलाश का सच शायद महसूस करने के लिए ही है। तो एक अंतिम विचार जो हमारे सुनने वालों के लिए है, आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहां हमारा ध्यान हर पल हर सेकंड बटा रहता है, क्या चेतना को केंद्रित करने की ये 1 मिनट की प्राचीन तकनीक सिर्फ कैलाश का एक रहस्य है, या ये आधुनिक जीवन के तनाव और बिखराव का एक संभावित समाधान भी हो सकती है?